नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा एक बार फिर से चर्चा करने जा रही हूँ हुई डेवलपमेंट जो कि ईरान और यूएस की इस लड़ाई झगड़े की है। जी हाँ दोस्तों, अब ईरान ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सीमित नहीं रखा है यूएस और पाकिस्तान तक, बल्कि कई देशों की तरफ और मुंह देख रहा है। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि ईरान के बहुत ही खास मित्र रूस की यात्रा में क्या चीजें होने की आशंका है। साथ ही साथ इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जब यहाँ ईरान कह के चला गया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के कान में कि भैया सुनो, हमारी डिमांड्स ये हैं, हमें उस आदमी का मुंह ही नहीं देखना है, तो आप ये बातें वहां तक पहुंचा दीजिएगा। वही जगह अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनका ईगो चरम सीमा पे है और उन्होंने कहा है कि हम अपने यहाँ से कोई डेलीगेशन नहीं भेजेंगे जो आज कल अभी परसों भेजे ही चले जा रहे थे, और अब वो अपनी गोलीबारी वाली चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उनका कहना है कि भाई ईरान की तरफ से कोई आके बैठने को तैयार नहीं, तो उनके पास मजबूत बंदा नहीं जो बात कर सके। और साथ ही साथ अगर बात करें हमें सिर्फ सुनने जाना है, तो हम क्यों किसी को भेजेंगे, तो हम अपने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को अपने पास ही रखते हैं। उनके पास कोई कार्ड नहीं है, हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, उनका पुराना जो डायलॉग है। इसी में ईरान अपनी पूरी नाकाबंदी लेके चल रहा है। ईरान आज इनके जो अब्बास जी हैं, है ना, अब्बास अराक्ची जी पहुंचे हैं ये पुतिन के पास में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, हर तरफ चर्चा बनती है कि ये पहुंचते हैं। अच्छा, इस बीच की बात हो रही है जब इसराइल ने यहाँ पे 14 लोगों को लेबनान के अंदर अभी भी मारा और इसराइल ने स्ट्राइक करी है लेबनान पे। दोस्तों आपको याद होगा जब सारा मामला फर्स्ट पीस ऑफ टॉक्स में बैठ के बन रहा था इस्लामाबाद के अंदर, तो ये मामला एक फंसा था कि लेबनान के अंदर सीज फायर को लेके, जिसमें इसराइल मानने को नहीं तैयार था। और अभी फिर 3-4 दिन पहले खबर थी कि इसराइल ने सीज फायर कर लिया है और बातचीत हो गई है। इसको मैंने कवर इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसराइल के साथ हुआ सीज फायर रहता ही नहीं है जब तक पूरी तरीके से चीजें सॉल्व ना हो। हमने गाजा के केस में इसको कायदे से देखा था। ऐसे में लेबनान एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ईरान एक बहुत ज्यादा ऐसा देश है जो अपने बातों का खरा है, और दोनों ही तरफ से ऐसी बातें चल रही है ना कि भाई यूएस चाहता है कि उसको मिलिट्री भी, उसको स्ट्रेट भी, उसको न्यूक्लियर भी, कॉम्प्रिहेंसिव डील हो। वही जगह ईरान के मन में अभी इन चीजों से प्रतीत होता है, ईरान चाहता है कि ऐसी डील हो जिसमें अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात हो जाए, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम चर्चा करते हैं जो खबरें बनना बहुत शुरू हुई कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये पहुंचे रशिया और ये मिलने वाले हैं पुतिन से। इस बारे में लेके हर तरफ चर्चा बनने लग गई। अच्छा, क्या सीधा रशिया पहुंचे? दोस्तों इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ये पहले गए ओमान। ओमान के पास पहुंचे रूस, और जो है यहाँ पे सारी बातें चलने लग गई है। वहां पे पहुंचते ही इन्होंने सीधा सीधा पब्लिकली क्रिटिसाइज करा वॉशिंगटन को, कहा कि इनकी एक्सेसिव डिमांड है और यही प्रोग्रेस को नहीं होने दे रही है। देखिए दोस्तों, बात समझिएगा, जब ये सारी वॉर हो रही थी उस टाइम पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बढ़िया ओपन था, सब कुछ चीजें चल रही थी, अच्छा ट्रेड हो रहा था। लेकिन ट्रम्प की जिद और खेमनेई को मारने के बाद में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने को लेके बातें चल रही हैं। कहा यूएस चाहता था कि किसी प्रकार से खत्म हो जाए यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान का। अब बात आके खुल गई है जो पहले से नॉर्मल चीज थी उसको खोलने को लेके, और पब्लिकली इन्होंने यहाँ पे इनकी स्टेज से क्रिटिसाइज करा। आपको बता दें दोस्तों, अगर हम रूस की बात करें तो रूस जो है वो ईरान की जो मित्रता है, जो इतनी गाढ़ी मित्रता है, इस बारे में लेके अगर बात करें तो दोस्तों इसका एक अच्छा साइड ये है क्योंकि भाई मिलिट्री से लेके इक्विपमेंट से लेके इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कोऑपरेशन करता है रूस। चीन के साथ इनके अच्छे संबंध, पैसा वगैरह प्रोवाइड हो जाता है, चीन हर प्रकार से डेटा प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीजों में मदद करता है ईरान की। और जगह देश में जाना, ओमान में जाना, देखिए ईरान की लॉयल्टी आप समझिए। जब बात यहाँ चल रही थी तो ओमान को पार्टी बनाया, लेबनान को भी बनाया, अपने सारी प्रॉक्सीज को भी बनाया, ये नहीं कि एक के चक्कर में बाकी सबसे छोड़ दिया। तो भाई वहां जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, तो ओमान को भी वो अच्छे संबंध लेके चलता है यहाँ पे ईरान। ठीक है, तो वहां पहुंचते ही इन्होंने, अब रशिया के व्लादिमीर पुतिन से मिलने की बात हो रही है, अब नेगोशिएशंस की चीजें चल रही हैं, तो व्लादिमीर पुतिन को भी इन्होंने अपने पार्टी बनाया। तो आप ये कहेंगे कि ऐसा क्या है ना, आप समझिए यहाँ पे यूएस की डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर इस पूरे केस में देखें, ईरान जो है वो इक्वली, अब देखिए दोनों तरफ से ही मामला है। अगर आप ये कहें कि एक आदमी झुकने को तैयार है, एक आदमी नहीं, तो ऐसा नहीं। यूएस कहता है कि हमको एनरिचमेंट भी तुम हमको दे दो। भाई एक एक ये लोग एक सोल्यूशन निकालने को तैयार ही नहीं हो रहे।
अगर चाहे तो ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है, ये सब उठा के आप किसी थर्ड देश को, किसी यूरोपियाई देश को दे दो। भाई यूरोपियाई देश तो वैसे भी ट्रम्प के खिलाफ खड़े, अगर वहां नहीं है तो रूस से बात कर लो, ट्रम्प तो वैसे भी एक तरीके से प्यादे हैं पुतिन के, तो भाई वहां बात कर लो। अगर ये सॉल्व होना चाहे तो सॉल्व हो सकता है, पर एक तरीके से अब यूएस भी क्या करे, वहां पे बैठ के अपनी खुद के असैसिनेशंस की दुनिया भर की नौटंकी करने से फुर्सत आए तब तो, है ना। अदरवाइज कैसे इतनी हाई सिक्योरिटी में तुमको कोई मारने चला आ रहा है ना। बहरहाल अब यहाँ पे क्या है कि ईरान क्यों रशिया की तरफ जा रहा है, आप ये चीज समझ रहे होंगे दोस्तों। कहानी ऐसी है ना, ईरान काफी मिलिट्री प्रेशर में, इकोनॉमिक ब्लॉकेड आप समझ रहे हो चल रहा है, और ऐसा कुछ है आज ईरान को आप देखते हो वो झुक नहीं रहा है। लेकिन अगर बात करें तो वो उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खत्म कर दिया गया है। वो पैसे कहाँ से लाएगा? अगर आप पैसे नहीं देने को तो राजी हो रहे हो तो कोई क्यों आपके साथ समझौता करने को बैठेगा, है ना। रशिया के साथ एंगेज करके ईरान को डिप्लोमेटिक बैकिंग मिल सकती है, ये मिल सकता है कि वो लेवरेज मिलेगा अगेंस्ट वॉशिंगटन। देखिए एक टाइम पे रूस जो है ना और यूएस जो है ना, यही दोनों पावर थी कि यूएस अगर अराजकता बहुत फैलाता था तो रूस उसको कंट्रोल करता था। लेकिन जिस हिसाब से व्लादिमीर पुतिन फंस गए हैं यूक्रेन के अंदर, इनकी बैकिंग आप वेनेजुला में देखिए कम हो गई। ईरान को लेके भी थोड़ी बहुत कर रहे होंगे, बहुत ही सामने निखर के नहीं आ पा रहा है रूस, हाँ। तो ये कुछ कहानियां आप यहाँ पे देख सकते होंगे, लेकिन बना के चलना तो पड़ता ही है, तो बना के चल रहे हैं। मीडिएटर्स को यूज करना, देखो ईरान ये बात मैसेज दे रहा है कि हम यहाँ बिचौलियों को यूज कर रहे हैं आपसे डायरेक्ट बात करने के बजाय। पाकिस्तान में भी उन्होंने कहा कि हम इन पगलों से सामने सामने बात नहीं करेंगे, हम आप तक बातें पहुंचा रहे हैं, आप यहाँ पे जो है फैला दीजिए, है ना। पॉलिटिकल ह्यूमिलेशन होता है डायरेक्ट, अगर यूएस से बात होती है फ्लेक्सिबिलिटी डिनायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। कहानी ये है, बेइज्जती होती है चीजें। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में तो सॉल्व होना बहुत मुश्किल है ना, ये बात तो आप समझ लीजिएगा। अच्छा एक बात और, ईरान ये मैसेज दे रहा है कि देखो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड यहाँ बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं रहेगा नेगोशिएशन के लिए कि हम तुम्हारे सामने ही बैठ जाए, तुम ही सर्वे सर्वा हो, ऐसा नहीं है। ईरान सीधा एक मैसेज कर रहा है कि तुम ही एक लौती पावर नहीं हो पूरे विश्व के अंदर, हमारे पास रूस है, चीन है, अदर रीजनल स्टेट्स है जिनको हम बीच में पावर के तौर पर डालेंगे, सिर्फ तुम ही से बात नहीं करेंगे। आप सोचिए कितना बड़ा एक ऐसा देश जो वाकई अंदर से टूटा हो लेकिन तब भी इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहा है, यूएस को परेशान कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है। लास्ट में एक ही चीज आती है जिसकी सभ्यता तुम खत्म करना चाहते थे, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम ही है, उसके अलावा तुम क्या कर दोगे? नॉर्मल तरीके से तो तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाए, एक सीधे साधे आदमी को तुमने मार दिया, तुम ही पछता रहे होगे क्यों ही मार दिया हमने, है ना। तो डिपेंडेंसी यूएस लीड डिप्लोमेसी से खत्म करना चाहता है ईरान। लेवरेज अगली बातचीत जब होगी, वार्तालाप होगी, उसके पहले ईरान एक मैसेज दे रहा है कि हम सभी देशों के साथ लेके चल रहे हैं, रूस हमारे साथ है, चीन हमारे साथ है, ओमान हमारे साथ है, हम ये सारे देशों को एक साथ अपने साथ लेके चल रहे हैं कि जब बातें हो तो इससे यहाँ पे सीधा समझ में आए कि भाई देखो और भी देश हैं, तो हम सबकी बातचीत साथ में लेके यहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ पीस प्रोसेस अब नहीं रह गया, ये एक तरीके से चेस गेम तौर पे आप समझ लो, इस तरीके से ही तो काम कर रहा है ना। क्योंकि यूएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे मैंने आपको बताया, यूएस चाहता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी तुम बंद कर दो, तुम अपना जो है सब हटाओ, वहां से ब्लॉकेट भी हटाओ, रीजनल इन्फ्लुएंस भी तुम अपना जो, यूएस हर तरीके से चाहता है ना कि ईरान बिल्कुल खाली हो जाए, हमें पैसा भी ना देना पड़े, रुपए भी ना देना पड़े, एकदम। ईरान एक तरफ और झुकने को नहीं राजी है, वो कहता है भाई देखो हम शिपिंग रूट, पहले सबसे पहले उनके दिमाग में चल रहा है चलो शिपिंग एक्सेस खोलो, इनरिचमेंट वो नहीं देंगे, पैसा उनको चाहिए चाहिए। यूएस ब्लॉकेट लगा के बैठा है, उसको हटा के वो बात करना चाहते हैं, तो दोनों ही तरफ से कट्टर कट्टर चीजें चल रही। अभी खबर मिल रही है, पहुंच के उन्होंने बात करी है कि वो ब्लॉकेट अपना हटाने को तैयार है, अगर यूएस यहाँ पे मानने को तैयार हो जाता है तो। अभी मैं उस पर एक अलग चीजें होगा तो एक शॉर्ट अलग से लाके आपको बताऊंगी, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में बताऊं तो अभी मान सकते हैं कि भाई इमीडिएट कोई इसका सोल्यूशन तो निकलने से रहा। हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है एक पार्शियल डील हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, क्योंकि दुनिया भर के देशों के अंदर दोस्तों जिस हालात के सामना करना पड़ रहा है, $100 प्रति बैरल हो गया है। अभी देखिएगा इलेक्शंस के बाद माना जा रहा है 25-30 रुपए और सरकार बढ़ा देगी, तो भाई हर देश के अंदर एक इकोनॉमिक व्यवस्था खराब होगी। भारत जैसा देश जिसपे 85% यहाँ आयात पे हम डिपेंडेंट हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से क्रूड ऑयल जो हम ले रहे हैं इसके माध्यम से, तो इसमें समस्याओं का कारण बनेगा, और जब सभी देश समस्याओं का कारण बनेंगे तो एक ना एक बार आवाज उठेगी ही उठेगी जनताओं की तरफ से। अभी जो नॉर्मल चल रहा है चीजें गड़बड़ाएगी तो सब गरियाएंगे कौन? ट्रम्प को गरियाएंगे। तो बातें समझ लीजिए, हाई रिस्क में अगर ब्लॉकेड या हॉर्मूज की टेंशन बढ़ती रही तो आप समझ सकते हैं ग्लोबल ऑयल शॉक भयानक आएगा, मिलिट्री एस्केलेशन हो गया रहेगा, हो सकता है फिर बाद में और बड़ा हमला करे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प चिड़चिड़ा के गालियां बक के लिख रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं जापान और साउथ कोरिया के अंदर जो तेल जा रहा है पनामा कैनाल के थ्रू, वो भी बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है चीजें पहुंचना। तो जहां जहां चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती जाएंगी, महंगा पड़ता जाएगा, एक ना एक करके इश्यूज ये आपके सामने जरूर
जरूर आते जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है मैं जरूर जानना चाहूंगी, आपका ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को वायरल कराइए। साथ ही दोस्तों क्यूआर को स्कैन करके आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इस वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए आप मुझसे बात करिए, 9919785532 ये व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, या तो फिर @सिर्फ IAS सेल्स पे आप मुझसे बात करिए टेलीग्राम पे, जिसमें मैं आपको फुल डिटेल दूंगी इस वर्चुअल लाइब्रेरी को लेके। प्यारे दोस्तों ये है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का वो नंबर जिसमें आप लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे आपको SIP करानी हो, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट कराना हो, प्रकार की चीज के लिए आप इस पे बात करिए। और मेरा कोड अगर आपने इनको बताया सिर्फ IAS, आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। साथ ही दोस्तों ये है सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आपको MCQs, PDFs और बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह प्रदान होते रहेंगे टाइम टू टाइम पे। साथ ही दोस्तों ये ज्वाइन कर सकते हैं आप मेंबरशिप को और सपोर्ट कर सकते हैं मुझे मेरे काम में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।